आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज संडे है, इसीलिए INN संडे स्पेशल हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर। मरकज़ी बजट में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में 2 रुपये का इजाफा किया गया है। उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके अलग अलग पहलू क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्रेटेरिएट और असेंबली को लेकर जो सियासत गरमा गई है तेलंगाना की, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा टीआरएस और बीजेपी ने मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है तेलंगाना में। इस मेंबरशिप ड्राइव को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है और ये पूरी सियासत क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और अहम खबरों पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों की। हैदराबाद में आज जो पेट्रोल की कीमत है वो है 77 रुपीज़ 48 पैसा। ये 5 जो मेट्रो शहर हैं उनमें दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, मुंबई सबसे ज़्यादा वहाँ पेट्रोल महंगा हो गया है। खासकर ये 2 रुपये जब बढ़े हैं, जो पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है मरकज़ी बजट में, उसके बाद मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत है 78 रुपीज़ 57 पैसा। हैदराबाद में है 77 रुपीज़ 48 पैसा। चेन्नई में है 75 रुपीज़ 76 पैसा। बेंगलोर में है 75 रुपीज़ 37 पैसे और न्यू दिल्ली में 72 रुपीज़ 96 पैसे। यानी जो हमारा कि नेशनल कैपिटल है, जो हमारी दारुल हुकूमत है, वहाँ पेट्रोल इन मेट्रोज़ में सबसे सस्ता है और हैदराबाद में दिल्ली के मुकाबले 5 रुपये ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। और मुंबई से हम कंपेयर करें तो मुंबई से सिर्फ 1 रुपया कम है। ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे हुआ है। जो लोग, जाहिर बात है, आम आदमी जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास का है, हर वो आदमी जो गाड़ी का इस्तेमाल करता है, उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अगर कोई रोज़ 1 लीटर भी अगर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता हो तो उसका महीने का जो खर्च है वो 60 रुपये बढ़ गया। और जाहिर बात है उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, आमदनी उतनी है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा आया है। इस इम्पैक्ट के बारे में कि इसका कितना असर पड़ा है बढ़ते दामों का, इस पर हमारे ब्यूरो चीफ, INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने कुछ लोगों से बात की। मरकज़ी हुकूमत के बजट में निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया है उससे आम आवाम को जो नुकसान पहुंच रहा है, इनके जेबों पर जो भार पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत में चाहे क्रूड ऑयल का रेट कुछ भी हो जाए और जो रेट है एक्साइज और दीगर, उसके हिसाब से कम 2 रुपये हर हाल में गाड़ी इस्तेमाल करने वालों को पेट्रोल की खरीदे पर पे करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके ऊपर आवाम की राय। नॉर्मल पब्लिक जीने के आज से तो बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तो पेट्रोल का रेट 77 रुपीज़ है अभी आते हुए टाइम में, और 4 साल 5 साल है अभी गवर्नमेंट को। और कितना बढ़ाता है क्या कि अभी मिडिल क्लास फैमिली जीना बोलो तो बहुत मुश्किल है। अभी रोजी रोटी चलने वाले डेली ये अपने सिग्गी वाले इन लोगों को डेली 100 रुपये का पेट्रोल डाल लेके चलाना बोलो तो अभी तो बहुत मुश्किल हो गया। उन लोग कैसे जीते, क्या कर दे। अभी ये बजट के सीज़न में हम लोग सोचे ये पेट्रोल के रेट कम होते बोल के सोचे, मगर इतना बढ़ता बोल के भी नहीं सोचे। अभी ये पेट्रोल का तो छोड़िए, सोना का भी बढ़ गया। अब नॉर्मल पब्लिक के वास्ते क्या करा क्या कि उनको मालूम है अभी ये जीना है या मरना है, अभी उनको मानना है। मारने के वास्ते बजट करे ऐसा दिख रहा है। तो ये गवर्नमेंट पब्लिक के वास्ते है कि नहीं तो खुद के वास्ते ये समझ में नहीं आ रहा। ये अभी देखिए, अभी सेटअप बॉक्स कम करे बोल के बोले, वो सेटअप बॉक्सों का कम करे, मगर वो IT का वो हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स जा रहा हो। ये GST टैक्स, ये SC टैक्स, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भरे तो ये इतना। अब एक 100 रुपये का लिए तो फूड 10 रुपये 15 रुपये का फूड टैक्स डाल रहे हैं। अभी 15 रुपये अपन टैक्स भरने के बाद, वो पहले भी 100 रुपये था, अभी ज़्यादा 15 रुपये ले रहे हैं। अभी ये क्या कौन सा टैक्स है इनको मालूम होना। अभी इसके वजह से अब हम लोग जीने में बहुत मुश्किल हो यार। अभी देखिए, एक टाइम पे 300 का दलाया तो एक हफ्ता चल रहा था, अभी 200 का पेट्रोल 2 दिन में हो यार। अभी जीना बहुत मुश्किल हो गया भाई। अभी ये बजट 72 था मेरे ख्याल से लास्ट वीक। अभी बजट प्रवेश करके 4 दिन हो रहा, 5 रुपये बढ़ गया। अब आते साल में कितना बढ़ता, महीने को बढ़ता, ये उन्होंने बोलते ये डेली वाइज का है पेट्रोल का रेट, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। डेली 4 आना कम कर रहे, 1 रुपये बढ़ा रहे। ये पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है। अवेयरनेस कब आता पब्लिक में, वो देखना पड़ता अपने को। पब्लिक का कैसा हो गया बोले तो जिंदगी भी डेली वाइज बिजी लाइफ हो गया। अब रेट बढ़ रहा बोल के सोच रहे नहीं, आटाना कम हुआ बोल के सोच रहे, मगर 1.5 रुपये बढ़ रहा वहाँ पे, वो नहीं समझ रहे इन लोग। ये समझने के बाद गवर्नमेंट को ये सबक सिखाते बोल के मैं सोच रहा हूँ। मेन थिंग पब्लिक समझना ना। अभी देखो पार्लियामेंट में अपन इतने सारों को BJP MPओं को भिजा के गवर्नमेंट फॉर्म करा है। ये स्टेट का गवर्नमेंट में कुछ भी, ये स्टेट का गवर्नमेंट है जैसा ही चाहिए, नहीं है तो भी एक ही है।
उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक फाइट करना, अभी फाइट करने को भी किसको भी टाइम नहीं है। आके रोड के ऊपर अपन बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, यहाँ के लीडर भी वैसी है या लीडर डमी है, सब डमी है। फाइट करने कौन है बोलते पब्लिक है। पब्लिक अवेयरनेस आया तो ये पूरे कम होते बोल के मेरी ओन राय है भाई। ये कीमतें बढ़ने से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही। कहीं भी जाना बोले तो अब मिनिमम पहले एक टाइम पे 50 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, अभी ऐसा हो गया 100 रुपये मिनिमम पेट्रोल डाले तो अपने को 100 रुपये के हिसाब से लीटर बोले तो फिर 84-85 रुपीज़ के हिसाब से तो नहीं ले रहे। काफ़ी तकलीफ़ हो रही पेट्रोल डालना करना। अभी ट्रैफिक के हिसाब से भी गाड़ियाँ माइलेज भी ज़्यादा नहीं दे रहे, तो बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ रहा पेट्रोल की तरफ से अपने को। इसके जिम्मेदार भी वो आवाम है जो बीजेपी को वोट डाली। पहली बात तो लास्ट टाइम भी जो लास्ट टर्म उन लोगों का ख़त्म हुआ तब भी उन लोग परेशान करे बीजेपी वाले आम लोगों को। हर तरफ महंगाई बढ़ गई, फिर भी लोग नहीं समझे, फिर बीजेपी को वोट डाल के जीता है। इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद भी कम से कम करना था, लेकिन आवाम पे वोट डाल दे रहे। ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ गए उसको कम करना चाहिए। और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद लोग पब्लिक को सहूलत वजह से काम करना, महंगाई कम 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये कम करे तो अच्छा था, तो इससे बहुत जनों को सहूलत मिलती है। तो अगर से पेट्रोल से दाम बढ़ गए तो बहुत मुश्किल गाड़ी चलाने का। ये जो ट्रैफिक रोड है, पहले माइलेज गाड़ी देते कहते हाँ 40 किलोमीटर माइलेज हर गाड़ी का। अगर दिन में 2 लीटर पेट्रोल डालना पड़ेगा, कंपनी जाना होता है 100 रुपये देता है बस होते हैं, उससे बढ़ के कुछ पैसे नहीं देते, बहुत मुश्किल। अगर कम कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। बाहर देशों में क्या है बहुत कम है पेट्रोल रेट का, बट अपने पास बहुत ज़्यादा है। जो टैक्स अगर से कर्नाटक गवर्नमेंट यहाँ से 15 रुपये कम है पेट्रोल, बस यहाँ 15 बढ़ गया और भी। तो हम लोग रिक्वेस्ट करें पेट्रोल हमको बहुत और भी अच्छा रहेगा। टैक्सेस जो गवर्नमेंट टैक्स है अभी कर्नाटक में क्या है 15 रुपये एक्स्ट्रा है पर लीटर पे। यहाँ जो 15 रुपये एक्स्ट्रा है ना, वो जो टैक्स करे तो कम रहे तो और भी अच्छा रहेगा। अब इतना सारे पूरे चलान चल रहे हैं पुलिस वाले, ये जो गवर्नमेंट का पैसा है ना उसमें कवर कर सकते हैं हम लोग। बस हमारा रिक्वेस्ट है पेट्रोल दाम करने का, और कुछ नहीं। पेट्रोल का रेट बढ़ने से बहुत मेरे को परेशानी है, अब सारे अवाम को परेशानी हो रही है। ये तेलंगाना हुकूमत की चाहिए कि केसीआर साहब को सेंट्रल से बीजेपी से बात करना चाहिए कि पेट्रोल हर डीजल हर चीज़ में महंगाई, खाने पीने में भी महंगाई। क्या हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तरकारी से लेके हर चीज़ महंगी हो गई है। अब टमाटर ले लीजिए, आज 60 रुपये से 80 रुपये किलो चल रहा टमाटर। गरीब आदमी कैसा जिएगा, कैसा खाएंगा, कैसा पिएगा? और देखिए पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया है, हर चीज़ से बढ़ गया है। ये सब सेंट्रल हुकूमत बीजेपी की है, बीजेपी की तरफ से हो रहा है। हमारे केसीआर साहब कुछ करना चाहिए। पेट्रोल्स के रेट बढ़ गए, अभी मार्केटिंग करने का जॉब है मेरा, तो एक टारगेट रहता, तो टारगेट के हिसाब से फिर कैसा मैनेज करना आप बतलाइए। इतने रेट्स बढ़ जा रहे दिन पे दिन, तो कैसा मैनेज करना हम लोग बोलिए आप लोग। हर दिन 2 रुपये 4 रुपये, 8 दिन नहीं हो रहे 4 रुपये 2 रुपये बढ़ जा रहे। तो हम लोग को भी एक टारगेट रहता, मार्केटिंग रहता, तो हिसाब से जो है पैसे बहुत बढ़ जा रहे। तो ये दरख्वास्त है कि तो पेट्रोल के रेट कम कीजिए। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के बढ़ते दामों की। आपने लोगों की बातचीत सुनी, लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत जाहिर बात है उबल के आया। एक टेक्निकलिटी ये है कि मरकज़ी बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा कि पेट्रोल के और डीजल के दामों में 2 रुपये का इजाफा होगा। अब ये 2 रुपये का इजाफा हुआ, लेकिन पेट्रोल का अगर हम हैदराबाद के प्राइजेस की बात करें तो हैदराबाद का बजट से पहले जो प्राइस था वो था 74 रुपीज़ 88 पैसा, और आज जो प्राइस है वो 77 रुपीज़ 48 पैसा। अब आप कहेंगे ये तो करीब 3 रुपये बढ़ गया। इसके पीछे रीज़न है कि जो कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन को यूजुअली इग्नोर करते हैं। एक बेसिक जो प्राइस है उसका अनाउंसमेंट होता है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल से पहले जो थी वो थी 17 रुपये 98 पैसे, 17 रुपीज़ 98 पैसा पर लीटर। वैट जो पेट्रोल पे लगता है वो है 14 रुपीज़ 98 पैसा। ओवरऑल जो डीलर प्राइस, जो डीलर को जो चार्ज किया जाता वो था 32 रुपीज़ 96 पैसा। ये था बजट से पहले। जब 2 रुपये का इजाफा हुआ तो ओवरऑल जो क्वांटिटी उनसे ख़रीदी जाती है उस पर टैक्सेशन बढ़ जाता है। इसी वजह से जो कीमत है वो एग्जैक्ट 1 रुपया 2 रुपये नहीं होती, वो आगे पीछे हो जाती है। और वैसे ही हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पहले डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो बजट से पहले थी 13 रुपीज़ 83 पैसा, और जो वैट था वो 9 रुपीज़ 47 पैसा। अब सबसे अहम बात कि दिल्ली में जब पेट्रोल आपको 72 रुपीज़ में मिल रहा है तो हैदराबाद में 77 रुपीज़ क्यों मिल रहा है? और मुंबई से बिल्कुल हम थोड़ा सा कम हैं।
अगर हम पेट्रोल की प्राइसिंग के पीछे जाएं, अगर आप कभी जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं, आप एक रिसीट ले लें और रिसीट में पूरा ब्रेकअप होता है कि आपके एक्चुअल जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत कम है, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। तो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो सस्ती होने से पेट्रोल पे उस पर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं उस टैक्सेस की वजह से आपका जो पेट्रोल है वो ऑलमोस्ट आपको डबल कीमत पे मिलता है। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में जो पेट्रोल पे टैक्स है, पेट्रोल और डीजल पे, वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। हमारे पास पेट्रोल पे टैक्स है 35.2% और डीजल पे जो टैक्स है वो है 27%। अगर हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 22 स्टेट से सबसे ज़्यादा है। इन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स है वो सबसे हाईएस्ट है। एक मिसाल के तौर पे गोवा में जो पेट्रोल पे जो टैक्स है वो 16.61% और डीजल पे 18.82%। वैसे ही आप त्रिपुरा में अगर आप देखें तो वहाँ पे 18.89% और 12.97%, ये पेट्रोल और डीजल का हम कंपेयर कर रहे हैं। वैसे अगर हम पड़ोसी रियासत कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 28.31% पेट्रोल पे है, जबकि हमारे पास है तेलंगाना में है 35.2% और कर्नाटका में 28.3%। आप फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा है। और डीजल पे कर्नाटका पे जो टैक्स है हमारे पास 37% है और उनके पास है 35.2%। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज में कर्नाटका में जो पेट्रोल और डीजल है वो हमारे पास से 3 रुपये सस्ता है। और पेट्रोल, माफ़ कीजिएगा, पेट्रोल 3 रुपये सस्ता और डीजल करीब 5 से 6 रुपये सस्ता है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो लोग बॉर्डर एरिया में जो इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं वो लोग प्रीफर करते हैं कि वो बाहर पेट्रोल डलाएं। वो तेलंगाना का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको पेट्रोल महंगा पड़ता है। जाहिर बात है पेट्रोल की जब बिक्री हमारे पास कंपैरेटिवली कम होगी तो इसका बहुत ज़्यादा उसके टैक्सेस और जो रेवेन्यू है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो एक हम ये मान के चल सकते हैं कि तेलंगाना को एक रिचेस्ट स्टेट का क्लेम है हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का कि तेलंगाना रिचेस्ट स्टेट है। तो रिचेस्ट स्टेट ऐसे ही नहीं बना, ये जो टैक्सेस है, कितने लाख लीटर पेट्रोल हमारे पास बिकता है, हम एक्साइज ड्यूटी में और जो वैट का कलेक्शन है इसमें हम बहुत आगे हैं। तो वो आगे रहने का रीज़न आप देख लीजिए, ये आपका पैसा है जो अलग अलग तरीके से हुकूमत आपसे ले रही है। अब हम पूरे ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर बात करें, पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस बढ़ने से आज एक सीनियर ऑफिशियल हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनका इम्पैक्ट ये था कि 2 रुपये दाम बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के महंगाई पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे उसका असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने रखिए कि अगर सबसे पहला जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर इसका पहला असर पड़ेगा। आरटीसी बसेस, आरटीसी का आपको पता होगा कि तेलंगाना आरटीसी ने इस साल जो नुकसान उठाया है 18-19 में, वो हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। आरटीसी, तेलंगाना स्टेट आरटीसी 928 करोड़ के नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है डीजल के बढ़ते हुए दाम। वैसे ही आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन APSRTC 6445 करोड़ के लॉसेस में चल रही है। अब आप देखिए 928 करोड़ का जो लॉस सिर्फ एक साल में हुआ, हालांकि ये लॉस पिछले साल 17-18 में तेलंगाना TSRTC को 748 करोड़ का लॉस हुआ था। ये लॉस 200 करोड़ के करीब इस साल बढ़ गया। अब जो 2 रुपये दाम बढ़े हैं, जाहिर बात है डीजल जो है वो काफ़ी महंगा हो गया। एक इसका इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ कि एक मान लीजिए बस है या ट्रक है, ये एवरेज देती है 3 किलोमीटर का, यानी आप 1 लीटर डीजल में 3 किलोमीटर आप चल सकते हैं। एक एवरेज मान लीजिए 1000 किलोमीटर अगर आपकी बस जा रही है, 3000 किलोमीटर जा रही है और आपको 1000 लीटर पेट्रोल आपको डलवाना है, तो आपको उस पर 2000 का खर्चा जो है वो बढ़ गया। ये 2000 का खर्चा जो है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका रखता है, यानी जो आमदनी है वो जाहिर बात है कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, जिसकी वजह से अगला नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आरटीसी को अपना जो बस किराया है वो बढ़ाना पड़ेगा।
अगर वो नहीं बढ़ाती है तो ये जो लॉसेस है, नुकसान है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले वक्त में भी आने वाला है। अब हम इसके अलावा पेट्रोलियम दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टायर है और ऑयल है, ये सब चीज़ों पे भी इसका असर पड़ता है और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से वहाँ जो नौकरियाँ हैं उस पर इफेक्ट होता है, जो कंपनीज़ हैं उनको घाटा होता है, वो कॉस्ट कटिंग पे जाते हैं क्योंकि वो खर्च जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो राइजिंग कॉस्ट है उस कॉस्ट को कट करने के लिए नौकरियों को भी कम करना पड़ता है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो जाहिर बात है हुकूमत ने इस पर गौर किया होगा और हो सकता है कि इसका कोई सोल्यूशन भी गवर्नमेंट आपको सजेस्ट करे। एक और हम अहम इम्पैक्ट अगर देखें, मान लीजिए तो हमारे पास तरकारी हम लोग खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, अब डेली यूसेज की जो इस्तेमाल की चीज़ है वो है तरकारी महबूब नगर से मान लीजिए हैदराबाद आती है और जो ओवरऑल ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो डिस्टेंस है, एक 200 किलोमीटर कोई खेत से तरकारी हैदराबाद आती है एक ट्रक में। पहले जो कॉस्ट होता था यानी आना जाना 400 किलोमीटर यानी 3 डिवाइडेड बाई 3, आप उसको 3 किलोमीटर का अगर एवरेज दे रही है, सब मिला के अगर आप देखें तो एक जो ट्रक तरकारी लाता था उसका जो खर्चा है वो आपको 600 से 1000 रुपये का बढ़ जाएगा क्योंकि पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया, डीजल 2 रुपये महंगा हो गया। अब तरकारी जाहिर बात है जो ऑपरेटर है वो चार्ज करेगा किसान को, किसान अपना तरकारी का जो दाम है वो बढ़ा देगा। ऐसे ही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का ओवरऑल एवरेज देखें तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये एक चीज़ में एक बात में ख़त्म नहीं होता है। अब ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट स्टडी करें तो ये 2 रुपये कितने महंगे पड़ने वाले हैं आवाम को, इस शायद अगले 6 महीने में इसके कैलकुलेशन सामने आएंगे जब महंगाई के जो फिगर्स हैं, हालांकि अभी तो वक्त ऐसा चल रहा है कि फिगर्स भी बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करें। अगर हुकूमत ये बोल दे कि नहीं महंगाई बढ़ी नहीं, तो बताइए आप इन्फ्लेशन के फिगर को आप दिखाएंगे, अभी बोल रहे हैं कि 4% पे इन्फ्लेशन है। ये बात ना आप मानने तैयार हैं ना मैं मानने तैयार हूँ, लेकिन जो फिगर्स है, जो कैलकुलेशन है, उस बोल रहे हैं कि पहले जो कैलकुलेशन होते थे उनका पैमाना अलग था, अलग तरीके से चीज़ों को देखा जाता था। इस बार हम कुछ और तरीके से देख रहे हैं। देखने का तरीका कुछ भी हो, अगर टमाटर पिछले साल अगर 10 रुपये किलो मिलते थे और अगर आज मुझे 20 रुपये किलो मिल रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा महंगाई बढ़ रही है और जाहिर बात है आप भी यही बोलेंगे। अब अगले महीने से आप तैयार रहिए, आपके बच्चों को जो ऑटो ड्रॉप कर रहा है वो पैसे बढ़ाने की बात करेगा। अगर बच्चे आप आरटीसी बस में ट्रैवल करते हैं तो आपका आरटीसी का बस पास शायद आरटीसी अपने जो रेट्स है वो हाइक कर दे, और आप गाड़ी में अगर घूमने के शौकीन है, रोज़ाना अगर 2 लीटर 1 लीटर पेट्रोल आप डलवाते हैं, 1 महीने के बाद आपको खर्च का इम्पैक्ट आपको फील होगा और जाहिर बात है आपका जो फिरना है वो कम कर देंगे। बस हम खाली उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो महंगाई की जो मार है वो थोड़ा आहिस्ता से पड़े, मार तो पड़ रही है, और हुकूमत हमसे डायरेक्ट तरीके से सब चीज़ों पे बात करे। जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वाली जो चीज़ें हैं कि आप लोगों को बताओ भी नहीं और मार भी दो, ये पॉलिसी आने वाले वक्त में लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तेलंगाना रियासत को एक नए सेक्रेटेरिएट और असेंबली बिल्डिंग की ज़रूरत है? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, उनका कहना है कि इसकी शदीद ज़रूरत है, जबकि अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है कि ये वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी होगा, ये पैसों की बर्बादी होगी और ऐसी कोई बिल्डिंग की तेलंगाना को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इस सेक्रेटेरिएट और असेंबली की बिल्डिंग को लेकर सियासत काफ़ी गर्मा गई है और इस पर बयानबाजी का सिलसिला अपने उरूज पे है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तारीख के ऐलान के साथ ही सेक्रेटेरिएट की मुंतकली का अमल शुरू कर दें। इस सिलसिले में प्रगति भवन में ज़ैली कमेटी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा साल दशहरा त्यौहार तक नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा जात कहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं, वहाँ के तमाम उमूर का जायज़ा लें ताकि मुंतकिली के बाद कोई मुश्किलात पेश ना आएँ। दूसरी तरफ ज़बानी अहकामात के पेश नज़र महकमे के नोडल ऑफिसर ने मुंतकिली की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। तमाम फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम्स हार्ड डिस्क को महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए महकमा जाती तौर पर एहतियात बरती जा रही है। काबीनी ज़ैली कमेटी ने मुंतकिली की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला के हवाले कर दी है। सेक्रेटेरिएट के इंहदाम और नई असेंबली की तामीर के खिलाफ वेंकट स्वामी फाउंडेशन की जानिब से शहर की एक होटल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, तेलंगाना जाना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, बीजेपी तर्जुमान व रुकने काउंसिल एन रामचंद्र राव, बीजेपी के तेलंगाना के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और
तेलुगु देशम कायद चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा दीगर जमातों के कायदीन ने शिरकत की और हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत करते हुए अवामी एहतजाज शुरू करने की धमकी दी है। इस मौके पर खिताब करते हुए पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतें आइंदा 70 साल तक इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने फर्जंद को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वास्तु के नाम पर ये इमारतें मुनहदिम करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली और सेक्रेटेरिएट की नई इमारतों की आवाम को कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में अवामी राय हासिल की जानी चाहिए। मौजूदा असेंबली की इमारत पार्लियामेंट की इमारत से काफ़ी बेहतर है। यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के असेंबली के इजलास मुनक्किद हुए हैं। सेक्रेटेरिएट की इमारतें भी तकरीबन नई हैं। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अपने वादे के मुताबिक तेलंगाना के शहीदों के नाम पर 200 फुट यादगार और अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे को 5 साल बाद भी तामीर नहीं किया। अब वास्तु के नाम पर अवामी दौलत को ज़ाय करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गवर्नर की यह जिम्मेदारी है कि वो इन इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। बसूरत दीगर राजभवन का मुहासरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के सी ब्लॉक के बाजू मस्जिद और मंदिर भी है, इसे किस तरह हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमारतों को मुनहदिम करने के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के निज़ाम दौर की इमारत और यर्रम मंजिल की इमारत को हेरिटेज इमारतों की फहरिस्त से निकाल दिया है। तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने कहा कि अवामी मसाइल की यकसोई में हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही है। सेक्रेटेरिएट को ना आने वाले चीफ मिनिस्टर को नए सेक्रेटेरिएट तामीर करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर राव मुल्क के वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो सेक्रेटेरिएट नहीं आए। रियासत में गुज़िश्ता 6 माह से एक भी अवामी वादे को हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रशेखर राव निज़ाम की तरह हुकूमत चला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई मौजू को सामने लाते हैं। आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर में कमीशन हासिल करने के बाद अब सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतों को तामीर करते हुए कमीशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुबाहिस मुनक्किद करने की ज़रूरत है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट के इन्हदाम और तामीर पर 1000 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। ये रकम दूसरे मसाइल की यकसोई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ गवर्नर से भी नुमाइंदगी की जाएगी। पुलिस के लिए कायम किए जाने वाले कंट्रोल रूम को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन जमातों के कायदीन की सरगर्मियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी में मफाहमत हो जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आज सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों के खिलाफ मुनक्किदा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म पर देखी गईं। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरकान मुखन्ना बालका सुमन और ए मल्लेशम ने कहा कि रियासत में कांग्रेस कायदीन की हिकमत अमली मरकजी क़यादत से जुदागाना है। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस के कायदीन बीजेपी के साथ मिलजुल कर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो ताज्जुब खैज़ है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवारों की खुलकर तायद की थी, जिसके नतीजे में 4 हलकों में बीजेपी को कामयाबी भी मिली। रुकने असेंबली बालका सुमन ने कहा कि अपोजिशन जमातें बिलखुसूस बीजेपी और कांग्रेस को हुकूमत के खिलाफ बात करने या बयान देने का कोई मौजू नहीं है, इसलिए वो सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर के खिलाफ बयानात और एहतजाज कर रहे हैं। बालका सुमन ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर की सिर्फ अपोजिशन जमातों के कायदीन अंधी मुखालिफत कर रहे हैं। इसके बरक्स सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजिमीन ने इस फैसले की मुखालिफत नहीं की। बेहतर हुक्मरानी के लिए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर का फैसला किया गया है। ये इमारतें आइंदा 100 साल तक के लिए रहेंगी। बालका सुमन ने कहा कि वक्त के साथ तब्दील होना दुनिया का रिवाज है। अपोजिशन जमातों को ये समझना चाहिए कि नई इमारतों की तामीर भी वक्त के साथ तब्दील होने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा असेंबली की इमारत को भी मुनहदिम करने से मुतालिक सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई रियासतें बिलखुसूस गुजरात हुकूमत ने भी फरवरी 2018 में करोड़ों रुपयों से असेंबली की तज़यीनों का काम अंजाम दिया था। साबिक स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने भी अपने दौर में लोकसभा की इमारत को मुनहदिम करते हुए इसकी जगह नई इमारत तामीर करने की तजवीज़ पेश की थी और इस तजवीज़ की उस वक्त के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तायद भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बालका सुमन ने मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की वीडियो क्लिपिंग मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश की। इस मौके पर बालका सुमन ने बीजेपी कायदीन के इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि टीआरएस के कई कायदीन
भी अनकरीब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे के मौके पर टीआरएस का कोई एक कायद या कारकुन बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों पर आवाज़ उठाने में बीजेपी और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट नाकाम हो चुके हैं। मरकज़ के सौतेले सलूक के खिलाफ सिर्फ टीआरएस के कायदीन ही आवाज़ उठा रहे हैं। आज पूरे विपक्ष दलों ने राउंड टेबल मीटिंग रख के ये सचिवालय, असेंबली एंड सचिवालय, ये दोनों के ऊपर ये तोड़ना नहीं, नया बनाना नहीं, वो केसीआर ऐसा कर रहे वैसा कर रहे बोल के पूरे सारी लोग, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले एक होके ये दो जने ऐसा बात राउंड टेबल मीटिंग में बात कर रहे थे, वो बहुत गलत है। आज गए 100 साल गुजरात में असेंबली रेनोवेशन करने के लिए 132 करोड़ रुपए खर्च करे। हमारे सीएम असेंबली बनाने के लिए 100 करोड़ के ऊपर होता बोल के एस्टिमेशन डाले, लेकिन ये लोग रेनोवेशन के लिए इतना पैसा खर्च करके बनाए, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कांग्रेस वाले पूछने वाला नहीं है, बीजेपी पूछने वाले नहीं है। ये आने का जनरेशन के लिए सोच के हमारा सीएम साहब ये निर्णय लिया, एक जगह अच्छा बढ़िया असेंबली रहना, एक जगह ये कम से कम एक 10-12 सीएम बनाए, सो बिल्डिंग है अभी ये सचिवालय में, एक एक सीएम आया उसका मर्जी मापक वो बिल्डिंग्स बनाया। यहाँ एक बिल्डिंग है, वहाँ एक बिल्डिंग है, वो पार्किंग का सही पार्किंग नहीं है, सही विजिटर्स का कुछ भी नहीं है, वो हिसाब से सोच के करके, वो वास्तु को भी नहीं है, वो पूरा सोच के एक 400 करोड़ रुपए होता, लेकिन एकदम कोई भी आने दो, विजिटर्स आने दो, कोई भी आने दो, ये सही रहता। हर आदमी को ये सचिवालय में कौन सा डिपार्टमेंट में किधर है पूरा सिस्टमेटिक रहता, वो समझ के ये निर्णय सीएम ने लिया। ये विपक्ष दलों ने ये ऐसा गलत अच्छा काम करे तो नाम केसीआर को आता बोल के ये लोग हर काम, रैतु बंधु दिए तो गलत समझते, ये भेड़ बकरे दिए तो गलत समझते, मच्छी दिए तो गलत समझते। हर काम वाले को हर तरीक़ा से सपोर्ट करके वो लोग मजबूत होना, हमारे स्टेट में अच्छा धन वाले रहना, एम्प्लॉयमेंट मिलना, ये सब समझ के करके हमारा सीएम साहब ये काम कर रहे। ये लोग अभी तक टीआरएस पार्टी आने से पहले जितना गलत काम करके जितना जेबा भर लिए, अभी वो लोगों को रोना आ रहे। इसलिए हम एक ही सवाल पूछना चाह रहे, जो अच्छा काम हो रहे उसके लिए आप उसको अभिनंदन करो, लेकिन ये ऐसा ऊपर से ये बातें बोलना ये ठीक नहीं रहता। ये सीएम साहब जो भी है अनुभवशाली है, इतना सीएमों को आए गए, लेकिन अभी है सो सीएम बहुत अनुभवशाली है। ये स्टेट को तरक्की करने में वो आगे बढ़ेंगे, नंबर 1 स्टेट रखेंगे, नंबर 1 सीएम भी रहेंगे। उन्हें आप लोग कितना भी कुछ भी कर लो, सीएम अच्छा काम पब्लिक से वो अच्छा काम कर रहे बोल के पूरे पब्लिक चाह रहे। ये आप लोग भी अच्छा काम को अच्छा बोलने का जरा सोच लो बोल के मैं विनती कर रहा हूँ। नाजरीन, अब बात करते हैं तेलंगाना रियासत में चल रही पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेंबरशिप ड्राइव की।
जी हाँ, रुकनियत साजी की मुहिम बीजेपी और टीआरएस ने शुरू कर दी है। बीजेपी की जो मुहिम है उसका आगाज़ अमित शाह जो वज़ीर दाखिला हैं और बीजेपी के कौमी सदर हैं, उन्होंने कल उसको लॉन्च किया था। इससे पहले टीआरएस अपनी मुहिम शुरू कर चुकी है। हालांकि टीआरएस की जो मुहिम है वो 20 जुलाई तक चलेगी, जबकि टीआरएस 12 जुलाई तक, जब तक बीजेपी 12 जुलाई तक अपनी मुहिम ख़त्म करना चाहती है। दोनों ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं। जहां टीआरएस 60 लाख की मेंबरशिप करना चाहती है, वहीं बीजेपी का निशाना 12 लाख का इनिशियल था, लेकिन अमित शाह ने उसको और 6 लाख उसमें इजाफा करते हुए कहा कि 18 लाख की मेंबरशिप की जाए। यानी ये 60 लाख और 12 लाख आप मिला लें तो ये हो जाएंगे 72 लाख। और तेलंगाना की जो आबादी है, अगर हम अबव 18 ईयर्स की बात करें, 4 करोड़ की आबादी में 18 साल से ज़्यादा जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो करीब 2 करोड़ 10 लाख के करीब हैं। यानी अगर हम एक हिसाब से देखें तो आधे जो वोटर्स हैं तेलंगाना के, वो बीजेपी या टीआरएस के मेंबर्स बन जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने नागार्जुना सागर में जो पिछले हफ्ते उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया था कि वो भी मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे। हालांकि मुल्क के दीगर हिस्सों में मेंबरशिप ड्राइव कांग्रेस पार्टी की अभी नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि टीआरएस और बीजेपी की मुहिम चल रही है तो कांग्रेस भी अपनी मेंबरशिप ड्राइव जल्द शुरू करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हालात, तेलंगाना कांग्रेस के हालात बहुत ख़राब हैं। वो लोग डिसीजन तो ले रहे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का शायद उनमें जो ज़ील है और उनमें जज्बा है वो नहीं हो रहा है। और शायद जब तक उनका कांग्रेस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नया प्रेसिडेंट नहीं बनता, हो सकता है कि उनकी मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू ना हो, क्योंकि जब सदर ही नहीं है तो कारकुन कहाँ से आएंगे। और जिस वक्त कांग्रेस पार्टी शायद मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेगी, उस वक्त तक जो एलिजिबल लोग हैं वो या तो टीआरएस के मेंबर बन चुके होंगे या बीजेपी के। बहुत इंटरेस्टिंग वो मोड़ आएगा कि जब ये अपनी अपनी मेंबरशिप करेंगे। लेकिन एक ख़ास बात आपको बता दें कि मेंबरशिप ड्राइव का असल चक्कर क्या है। इससे पहले भी मेंबरशिप ड्राइव हो चुकी है, टीआरएस ने भी मेंबरशिप ड्राइव की थी। हम आपको ये बता दें कि टीआरएस का अगर किसी को प्राइमरी मेंबर बनना है तो 30 रुपये उसकी फ़ीस है और एक्टिव मेंबरशिप की फ़ीस है 200 रुपये। बीजेपी में प्राइमरी मेंबरशिप फ्री है और एक्टिव मेंबरशिप के लिए 500 रुपये वो लोग ले रहे हैं। हालांकि 100 रुपये से उसमें मेंबरशिप फ़ीस है, लेकिन एक उनका मैगज़ीन आता है जन संदेश, जो फोर्टनाइटली मैगज़ीन है, उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन के वो 400 रुपये ले रहे हैं। बीजेपी की मेंबरशिप 3 साल के लिए है, जबकि टीआरएस की जो मेंबरशिप है वो हर 2 साल में इसको रिन्यू करना पड़ता है। कांग्रेस भी अलग अलग तरीके से उसके फ़ी के स्लैब्स होते हैं, एक्टिव मेंबरशिप, प्राइमरी मेंबरशिप के। और टीआरएस के जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं उन्हें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। इसीलिए उन सबसे जो डिटेल्स हैं, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ और दीगर जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब उनसे पूछे जा रहे हैं। बीजेपी की ऑनलाइन मेंबरशिप भी चल रही है, जबकि टीआरएस एक ऐप बना के इसको शुरू करना चाहती है। अभी टीआरएस बीजेपी की उतनी अभी हाईटेक नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी ये ऑप्शन है जहां पे आप ऑनलाइन जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, एज ए वॉलंटियर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लेंट्स बहुत सी आम है कांग्रेस पार्टी में कि ऑनलाइन होने के बाद वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। एक ख़ास बात ये कि कांग्रेस पार्टी कायदीन की पार्टी है, लीडर्स की पार्टी है। ये एक आमतौर पे बोला जाता है कि वहाँ पे लीडर्स ज़्यादा होते हैं, जो वर्कर्स है, जो कारकुन है, वो बहुत कम होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले, इलेक्शन से पहले दावा किया था कि तेलंगाना के 32,000 जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, हर बूथ में उनका एक कमेटी होती है, बूथ की 14 मेंबर कमेटी होती है, जिसका एक प्रेसिडेंट होता है, बूथ प्रेसिडेंट। अगर हम उन नंबर्स को ले लें, अगर 32,000 बूथों में 10-10 भी कांग्रेस के अगर मेंबर होते तो 3,20,000 की उनकी मेंबरशिप होती। और इस मेंबरशिप का जो इम्पैक्ट होता है वो जाहिर बात है असेंबली इलेक्शन में नज़र आता, लेकिन ऐसा कोई असर ना असेंबली इलेक्शन में नज़र आया और ना पार्लियामेंट इलेक्शन में नज़र आया। तो ये हम डाउट कर सकते हैं कि फ़िलहाल एक्टिव मेंबरशिप टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस में फ़िलहाल तेलंगाना में तो टीआरएस की है और इसी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मेंबरशिप ड्राइव एक मौका होता है जहाँ पे वर्कर्स से जो कायदीन हैं अपनी पार्टी के, वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके ख्यालात जानते हैं और अपने जो ओपोनेंट हैं उन पे तनकीद करते हैं। एक और ख़ास बात ये होती है कि इसमें कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। मेंबरशिप फ़ीस जो है, आपको बता दें, पिछली बार जब टीआरएस की मेंबरशिप ड्राइव चली थी तो सिर्फ उस मेंबरशिप ड्राइव के पीरियड में मेंबरशिप फ़ीस के तहत 12 करोड़ रुपए टीआरएस को वसूल हुए थे। अब बीजेपी और टीआरएस सब मिला के कितना काम करते हैं ये देखना होगा। फिर आगे कांग्रेस क्या करती है और दीगर जो पार्टियां वो क्या करती हैं,
अगर मेंबरशिप इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से चलती रही और अगर ये हम मान लें कि सभी पार्टियां अपने अपने टारगेट को अचीव कर लेती हैं और ये झूठ नहीं बोल रही हैं, तो आप फिर ये मान के चलिए कि तेलंगाना का कोई भी आदमी जो वोटर है वो किसी ना किसी पार्टी का मेंबर ज़रूर होगा, क्योंकि उनके नंबर्स के हिसाब से अगर हम जाएं, इनके टीआरएस के 60 लाख, बीजेपी के 18 लाख, ये हो गए 78 लाख, जो बचे कुछ होंगे वो जाएंगे कांग्रेस में, तो यानी हर बंदा कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो जाएगा। तो हर पार्टी, हर सिटीजन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेगा, वर्कर करेगा, और इसमें आवाम तो बचेगी नहीं, सिर्फ वर्कर्स ही बचेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही बच जाएंगे तेलंगाना में। खैर ये दावों में ज़्यादा सच्चाई नहीं भी होती है, क्योंकि जो जानकार हैं उनका कहना है कि मेंबरशिप फॉर्म में मान लीजिए अगर कोई वार्ड का एक लीडर है, उसको टारगेट दिया जाता है कि आपको 1000 की मेंबरशिप करनी है, तो वो 1000 पूरे मेंबर नहीं बनाता, जितने जेन्यून हो सके वो बना लेगा। उसके बाद उस वार्ड की वोटर लिस्ट निकालेगा, वोटर लिस्ट के हिसाब से वो खुद फॉर्म फिल करेगा, उनके पैसे इसमें मिला देगा और जमा करा देगा, ताकि इसको इसका नंबर बढ़ाना है। अगर एक वार्ड लीडर अगर 1000 का टारगेट उसे दिया जाए, वो 1200 कर ले, तो वो तो बड़ा लीडर हो गया। तो अपने जो बॉस को खुश करने ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ ये लोग झूठ बोलते हैं, और जो फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म्स का बहुत से जो खाने होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बहुत से जो कॉलम से वो छूट जाते हैं, उसमें सिर्फ नाम होता है, एड्रेस होता है, ये सब जो वोटर लिस्ट में अवेलेबल है, एज होती है, फादर नेम होता है, उसके बाद के बहुत सी चीज़ें, एक नकली साइन मारो और फॉर्म सबमिट कर दो, एक चलन बन चुका है। हालांकि सभी पार्टियों को झूठा भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनकी बात में 100% सच्चाई है, इस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। अब आइए नज़र डालते हैं कुछ मेंबरशिप ड्राइव के दौरान जो बयानबाजी चल रही है, और कुछ उन खबरों पे हम नज़र डालते हैं। हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकनियत साजी का प्रोग्राम अजला में बड़े पैमाने पर जारी है। आज वजीर सेहत ईटला राजेंद्र और टीआरएस के सीनियर कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने वरंगल वेस्ट हल्के के 32वें डिवीजन में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में जो फलाही प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, इसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। टीआरएस की रुकनियत साजी का काम तेज़ी के साथ जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि टीआरएस तेलंगाना अवाम के लिए घर की पार्टी की तरह है। टीआरएस हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से इन पर जो भरोसा किया गया है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। ईटला राजेंद्र ने ज़िले के पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो रुकनियत साजी के निशाने को पूरा करें। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली बी भास्कर और दूसरों ने भी शिरकत की। सिद्दीपेट में टीआरएस के रुकनियत साजी प्रोग्राम में साबिक वजीर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस की रुकनियत साजी का काम तहरीक की तरह जारी है। सिद्दीपेट हल्के में 70,000 अफराद को टीआरएस का कारकुन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में 2500 डबल बेडरूम मकानात तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों गरीबों को ये मकानात अलॉट किए जाएंगे। तेलंगाना तरक्की की सिमत आगे बढ़ रहा है। टाउन के अवाम के लिए पीने के पानी की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की रुकनियत साजी हासिल करने वाले हर फर्द के लिए 2 लाख रुपए बीमा की सहूलत फराहम की जा रही है। सिद्दीपेट टाउन को तमाम शोबों में तरक्की दी जा रही है, जहाँ पर गुज़िश्ता बरसों के दौरान 4 वार्ड्स बनाए गए। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने इशारा दिया है कि दोनों तेलुगु रियासतों में तब्दीलियां आने वाली हैं और आइंदा 2 साल में अवाम कई तब्दीलियां देखेंगी। उन्होंने विजयवाड़ा की एक होटल में बीजेपी की रुकनियत साजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात के मुतबादिल सिर्फ बीजेपी ही है। उन्होंने कहा कि वो दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर दौरे करते हुए तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ में दूसरी मरतबा मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई है, जिससे दुनिया भर में हिंदुस्तान के एहतराम में इजाफा हुआ है। मरकज़ी हुकूमत माशी तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है और हालिया बजट में बुनियादी सहूलतों के लिए इजाफी फ़ंड्स अलॉट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एपी की आंध्र प्रदेश की ज़रूरियात की तकमील मरकज़ी हुकूमत करेगी। इस तेलुगु रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ पाबंदे अहद है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात जल्द करवाए गए, क्योंकि रियासत की हुक्मरान जमात जानती थी कि अगर आम इंतखाबात के साथ असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएंगे तो उनको वाज़े अक्सरियत नहीं मिलेगी। जावड़ेकर ने एपी में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी की मरकज़ में कामयाबी को तारीखी करार दिया और कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी को मुल्क की सतह पर 31% वोट मिले थे।
ताहम हालिया इंतखाबात में बीजेपी के वोट में 7% का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था और मोदी के ताउन के जरिए वो रियासत में बरसरे इख्तिदार आई थी। ताहम अब तेलुगुदेशम इख्तिदार से बाहर हो गई है क्योंकि तेलुगुदेशम ने मोदी को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि मोदी को इख्तिदार से छुट्टी देने के ख्वाहिशमंद कायदीन अब छुट्टियों पर बैरूनी मुल्क। तेलंगाना में जारी मेंबरशिप ड्राइव के सिलसिले में INN के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण से बातचीत की। लक्ष्मण साहब, आप लोग स्टेट बीजेपी से जो है 12 लाख की मेंबरशिप का ड्राइव का प्लान करे थे। कल अमित शाह जी ने आपको 18 लाख का टारगेट दिया है, तो आप इसको कैसे रीच करेंगे? ज़रूर हर मोहल्ले जाएंगे, हर गांव जाएंगे, मोदी जी का विश्वास प्राप्त करेंगे। जो भी स्कीम्स आज मोदी जी के सरकार के नाम पर जातिवाद छोड़कर, मजहबवाद छोड़कर, गरीब के नाम पे जितने भी आज स्कीम दे रहे हैं वो सभी स्कीम को लोगों के पास ले जाएंगे, पार्टी में शामिल करेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए आज मेंबरशिप जो प्रोग्राम अमित शाह जी ने मुझे दिया है 18 लाख, वो पूरा करने का जरूर पूरा कोशिश करेंगे। और जनवरी 31 तक हर कार्यकर्ता, हर नेता गांव-गांव घूमेंगे, मोहल्ला घूमेंगे, बस्ती घूमेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नाम पर हर किस्म के लोगों को इसमें मेंबर बनाएंगे। थैंक यू। तो नाजरीन, ये कुछ खबरें थी जो मेंबरशिप ड्राइव को लेकर हमने आपके सामने पेश की और संडे स्पेशल में हम आपको हर हफ्ते कुछ अहम और दिलचस्प खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है हमको कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। आइए नज़र डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि वरंगल के MGM हॉस्पिटल में बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए मज़ीद फ़ंड्स जारी करने और असरी आलात की ख़रीदारी की ज़रूरत है। उन्होंने आज रियासती वज़ीर एरबली दयाकर राव, MPs P दयाकर, B प्रकाश, अरकानी असम्बली नरेंद्र, विनय भास्कर, रमेश, सतीश कुमार, मेयर प्रकाश राव, सदर नशीन ज़िला परिषद सुधाकर राव, कलेक्टर प्रशांत, जीवन पाटिल और दूसरों के साथ MGM हॉस्पिटल के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर दयाकर राव और ईटला राजेंद्र ने MGM हॉस्पिटल का शुमार बड़े हॉस्पिटल में होता है। वरंगल की तरक्की को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अहमियत दे रहे हैं, जिसके लिए कालोजी हेल्थ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने निशानदही की है कि MGM हॉस्पिटल ने हैदराबाद की तरह कॉरपोरेट इलाज की सहूलत फराहम करने और उसे असरी बनाने के काम मुकम्मल करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है। जल्द ही दरकार फंड्स के ज़रिए दवाखाने को असरी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिब के शोबे में दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना को आगे लाने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 5 बरस में तेलंगाना रियासत ने तमाम शोबों में पेशरफ्त की है। तेलंगाना हुकूमत नई रेवेन्यू पॉलिसी के अलावा जल्द ही नए अर्बन और रूरल पॉलिसी की तैयारी करेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अंदरून 3 दिन पॉलिसियों का मुसव्वदा तैयार करें, क्योंकि रियासती हुकूमत रियासती मुखन्ना के यानी असम्बली के आने वाले सेशन में इसको मुतारिफ करने और नए क़वानीन बनाने में दिलचस्पी रखती है। नई अर्बन पॉलिसी के हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत नया म्यूनसिपल एक्ट, नया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, नया ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का नया खुसूसी एक्ट तैयार करेगी। चीफ मिनिस्टर ने रिश्वत, गैर कानूनी तामीरात, बल्दी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क़वानीन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने शहरी इलाकों में सरसब्जी और शादाबी, हिफ्ज़ान सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए बेहतर इम्कानात की ज़रूरत को भी उजागर किया। नए बल्दी क़वानीन के मुताबिक शहरी इदाराजात व मकामी के अहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों को मुजव्वज़ा हुक्मरानी के लिए ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा और नए बल्दी क़वानीन के मुताबिक नए एक्ट्स में नई शिक़ बनाई जाएंगी ताकि मुतल्लिक़ा फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, संडे स्पेशल में आज इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।